असैसिन्स क्रीड रेवलेशंस हमारे एजियो ऑडिटोरी द फिरेंसे की कहानी का आखिरी पड़ाव। अब इस गेम की स्टोरी शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि तुम लोग असैसिन्स क्रीड 1, असैसिन्स क्रीड 2 एंड असैसिन्स क्रीड ब्रदरहुड तीनों ही गेम्स की जो वीडियोस हैं जो मैंने डाल रखी हैं स्टोरीज़ की, वो देख लो या फिर इन तीनों गेम्स को खेल लो, क्योंकि जब तक तुम्हें उन तीनों गेम्स की स्टोरी नहीं पता होगी इस गेम की स्टोरी समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि इस गेम में ना केवल एजियो ऑडिटोरी की कहानी दिखाई गई है बल्कि अल्टायर इबिन ला अहाद की भी स्टोरी दिखाई गई है, जो कि असैसिन्स क्रीड 1 का मेन प्रोटैगनिस्ट था। तो इस गेम में अल्टायर इबिन ला अहाद, एजियो ऑडिटोरी द फिरेंसे एंड डेसमंड माइल्स तीनों की ही कहानी आगे बढ़ने वाली है। सो स्टोरी में कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए पिछले पार्ट्स की स्टोरी वीडियोस देख लो जो कि मेरे चैनल पे तुम्हें मिल जाएंगी, या फिर तुम ये तीनों गेम्स भी, तीनों चारों जो भी गेम्स आए हैं ये भी खेल सकते हो, जिससे कि पूरी स्टोरी तुम खुद एक्सपीरियंस कर सको। अब इसी नोट पे चलिए शुरू करते हैं ये फाइनल पड़ाव एजियो ऑडिटोरी द फिरेंसे की कहानी का। When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise. गेम की स्टोरी की शुरुआत बिल्कुल उसी पॉइंट से होती है जिस पॉइंट पर असैसिन्स क्रीड ब्रदरहुड गेम की स्टोरी ख़त्म हुई थी। जी हाँ, जहाँ पर डेसमंड माइल्स के हाथों उस एप्पल ऑफ ईडन ने लूसी को मरवाया था। अब यहाँ पर हमें पता लगता है कि डेसमंड माइल्स जैसे ही लूसी को मारता है वो अपनी ही यादों में ट्रैप हो जाता है एनिमस के अंदर। यहाँ पर उसे एक ऐसा बंदा मिलता है जिसके बारे में वो कई बातें बहुत पहले से सुन रहा था लेकिन कभी मिला नहीं था, जो था सब्जेक्ट 16, जिसका नाम था क्ले। अब ये सब्जेक्ट 16 कौन है ये जानने के लिए तुम्हें पहले तो असैसिन्स क्रीड 1 की जो स्टोरी है वो देखनी होगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए तुम्हें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जो हमारा डेसमंड माइल्स है वो है सब्जेक्ट 17, वो था सब्जेक्ट 16। तो ये जो एनिमस मशीन है ना, जो लोगों को उनके पूर्वजों की यादों को जीने का मौका देती है, तो इसी तरीके से इस गेम की कहानी तक अभी तक 17 लोगों को जो है इस मशीन में रख दिया गया था, जिसमें से 16वें नंबर का जो सब्जेक्ट था ना, उनका जो 16वें नंबर का जो मतलब क्या बोलें उसे गिनी पिग बोल सकते हैं, तो वो था जो कि उनके प्रयोगों में, उनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनमें मारा गया था। और अभी यहाँ पर डेसमंड माइल्स भी एनिमस के अंदर ट्रैप हो चुका था। यहाँ पर वो सब्जेक्ट 16 से मिलता है और सब्जेक्ट 16 यानी क्ले उसे बताता है कि अगर यहाँ से डेसमंड माइल्स को बाहर निकलना है, मतलब असली दुनिया में पहुँचना है। एक्चुअल में यहाँ पे देखा जाए तो डेसमंड माइल्स की बॉडी जो है वो एक्चुअल दुनिया में ही है, लेकिन यहाँ पर उसका जो दिमाग है वो एक तरीके से फंस चुका है। तो यहाँ पर क्ले उसे बताता है कि यदि उसे इस दुनिया से बाहर निकलना है तो उसे पहले एक नेक्सस पॉइंट ढूंढना होगा। अब ये नेक्सस पॉइंट क्या है? ये नेक्सस पॉइंट का मतलब है कि एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर डेसमंड माइल्स के पूर्वजों के पास उसे दिखाने के लिए कुछ भी ना बचा हो, मतलब वो अपने पूर्वजों के बारे में सब कुछ जान चुका हो। इसी वजह से यहाँ पर डेसमंड माइल्स के पास क्योंकि कोई और ऑप्शन था नहीं, इसलिए वो उस नेक्सस पॉइंट को ढूंढने के लिए अपने पूर्वजों की यादों को फिर से जीना शुरू कर देता है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि डेसमंड माइल्स जैसे ही एजियो ऑडिटोरी की यादों में पहुँचता है तो एजियो ऑडिटोरी के पास एक लेटर था जिसके बारे में, एक लाइब्रेरी के बारे में, एक सीक्रेट लाइब्रेरी के बारे में उसके पिता ने लिखा हुआ था। हाँ, जियोवानी ऑडिटोरी। अब ये जियोवानी ऑडिटोरी कौन है तो मैं तुम लोगों के लिए बता दूं, एजियो ऑडिटोरी का पिता है। जिन लोगों को उसके बारे में जानना है वो असैसिन्स क्रीड लिनिएज की स्टोरी देख सकते हैं जो मेरे चैनल पे ऑलरेडी कवर की हुई है, लेकिन फ़िलहाल के लिए उसका नाम ही जानना तुम्हारे लिए काफ़ी है। यहाँ पर एजियो को अपने पिता के उस लेटर की वजह से इस खास लाइब्रेरी के बारे में पता था जिसके अंदर बहुत ही खतरनाक नॉलेज थी उसके पिता के अनुसार, जो कि अल्टायर ने वहाँ पे छुपाई थी। जी हाँ, अल्टायर इबिन ला अहाद। अब एजियो इसी नॉलेज को पाने के लिए, अपने सवालों का जवाब पाने के लिए मासियाफ कैसल आता है, और ये मासियाफ कैसल वही है जहाँ पर अल्टायर इबिन ला अहाद ने ट्रेनिंग की थी, जहाँ पर उसने अपने ज़्यादातर मिशंस को अंजाम दिया था। एजियो जैसे ही मासियाफ कैसल पहुँचता है
तब उसे एक झटका लगता है क्योंकि उसे पता लगता है कि उस कैसल पे अभी टेम्पलार्स का राज है। एजियो वहाँ पर पहुँचता है और उन सभी से वहाँ पे लड़ता है। Or nothing but the whistling of a cold and lonely wind. Masyaf has not been home to the assassins for almost 300 years now. Can we still claim it for our own? Are we welcome there? I am wary of this fight, Claudia. Not because I am tired, but because our struggle seems to move in one direction only, towards chaos. Today, I have more questions than answers. लड़ते लड़ते उसे अल्टायर इब्न ला अहाद की जो है कुछ परछाइयाँ दिखती हैं, कुछ इल्यूजन्स दिखते हैं, जिसकी वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और टेम्पलार्स उसे पकड़ने में कामयाब रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक नहीं, क्योंकि एजियो उनके चंगुल से भाग निकलता है। Should anything happen to me, Claudia, should my skills fail me, or my ambition lead me astray, do not seek retribution or revenge in my memory, but fight to continue the search for truth, so that all may benefit. My story is one of many thousands, and the world will not suffer if it ends too soon. एजियो यहाँ पर उस कैसल के बेसमेंट में पहुँचता है जहाँ उसे एक इंसान मिलता है जो कि एक दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अब ये जो दरवाज़ा है ये उसी लाइब्रेरी का दरवाज़ा था जिसके अंदर वो सारे सवालों के जवाब थे जो एजियो को चाहिए थे, या फिर कम से कम उसे लगता था कि उसके सवालों के जवाब इसके अंदर हैं। लेकिन यहाँ पर इस दरवाजे को तोड़ना नामुमकिन था क्योंकि कई महीनों से जो है एक मज़दूर इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसे तोड़ने में नाकामयाब रहा था। एजियो को पता लगता है कि इस दरवाजे को खोलने के लिए 5 चाबियाँ चाहिए होंगी जिनका नाम है मासियाफ कीज़। अब एजियो जो है इन 5 चाबियों को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। उन 5 चाबियों की खोज के चक्कर में एजियो को एक टेम्पलार मिलता है जिससे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए एजियो उसका पीछा करता है और एक जगह ला करके उसे ढेर कर देता है। मरते मरते वो जो टेम्पलार है वो एजियो को बताता है कि एक निकोलो पोलो नाम के बंदे ने इन सभी चाबियों को अलग अलग जगह पर छुपा दिया है और उन चाबियों में से उन 5 चाबियों में से एक चाबी ऑलरेडी टेम्पलार्स के लिए मिल भी चुकी है। यहाँ पर वो जो टेम्पलार था मरते मरते एक जगह का नाम लेता है जिसका नाम है ग्रैंड टेम्पल। अब एजियो को यहाँ पर पता था कि एप्पल ऑफ ईडन जो हैं वो पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पे टेम्पल्स बना करके उनको उधर सिक्योर किया गया है, लेकिन उसने अभी तक किसी भी ग्रैंड टेम्पल का नाम नहीं सुना था। इस वजह से एजियो जो है यहाँ पर अचानक से क्यूरियस हो जाता है और वो उस टेम्पलार से पूछने की कोशिश करता है ग्रैंड टेम्पल के बारे में, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वो टेम्पलार मारा जा चुका था। अब एजियो को नहीं पता था कि उस लाइब्रेरी के अंदर उसे क्या मिलने वाला है, लेकिन उसे एक बात ज़रूर पता थी कि टेम्पलार्स के हाथ में उन चाबियों को नहीं लगने दे सकते। और एजियो को उस मरते हुए टेम्पलार के मुंह से एक जगह का भी नाम सुनने को मिला था जिधर बाकी की सारी चाबियों को छुपाया गया था, जिसका नाम था कॉन्स्टेंटिनोपोल। एजियो वहाँ पर पहुँचता है और इसी जगह के अंदर एक जगह है इस्तांबुल। एजियो इस्तांबुल पहुँचता है जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है यूसुफ तज़ीम से। अब तुम लोगों के लिए बता दूँ, यूसुफ तज़ीम इस इलाके के असैसिन्स का लीडर है। जी हाँ, यहाँ इस्तांबुल में जितने भी असैसिन्स काम करते हैं वो सभी के सभी यूसुफ की ही बातों को मानते हैं और यूसुफ भी एक असैसियन ही है। अब यहाँ पर तुम लोगों के लिए जानने के लिए एक बात और है कि इस्तांबुल के जो राजा लोग हैं यहाँ पर, जिन्हें बिजेंतीस बोला जाता है, इन राजा लोगों के जो कुछ लोग हैं वो टेम्पलार्स के साथ मिले हुए हैं और वो कभी कभार जो है यूसुफ के लोगों के ऊपर भी हमला कर देते हैं। अब थोड़ा सा इन राजाओं के बारे में भी जान लो क्योंकि स्टोरी में इम्पोर्टेंट रोल है इनका भी। तो यहाँ पर एक राजा है जिसका नाम है बायजीद सुल्तान। अब उसके 2 बेटे हैं जिनमें से एक का नाम है अहमद और दूसरे का नाम है सलीम।
और दोनों ही बेटे अभी नया सुल्तान बनने की होड़ में लगे हुए हैं। यहाँ पर एजियो यूसुफ से उन चाबियों के बारे में बात करता है और कहता है कि मुझे ये चाबियाँ ढूंढनी होंगी। यहाँ पर यूसुफ एजियो के लिए एक बंदे का नाम बताता है जिसका नाम होता है पीरी रेस, जो कि एजियो की मदद कर सकता था क्योंकि उसे इतिहास के बारे में बहुत कुछ पता था। तो उसे पता होना चाहिए कि निकोलो पोलो ने वो चाबियाँ आखिर कहाँ छुपाई हैं। यहाँ पर पीरी रेस एजियो को एक किताबों की दुकान के बारे में बताता है जहाँ पर उसे अपने सवालों के जवाब मिल सकते थे। एजियो उस दुकान पे जाता है और मिलता है सोफिया सारतोर से। अब तुम लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, सोफिया भी इटली में ही पैदा हुई थी एजियो ऑडिटोरी की तरह ही, लेकिन यहाँ पर अभी वो काफ़ी ही ज़्यादा सालों से कॉन्स्टेंटिनोपोल जो जगह है जहाँ पर अभी एजियो आया हुआ है यहीं पर रह रही है। एजियो यहाँ पर इस किताबों की दुकान में एक सीक्रेट दरवाज़ा ढूंढता है। सोफिया भी ये देख करके चौंक जाती है कि ये इसने आखिर क्या ही ढूंढ निकाला। एजियो यहाँ पर उस सीक्रेट दरवाजे के अंदर घुसता है और उसे पता लगता है कि ये जो अंडरग्राउंड जगह है ये बहुत पहले बनाई गई थी जिधर एक मासियाफकी छुपाई गई थी। एजियो यहाँ पर टेम्पलार से लड़ते हुए आगे बढ़ता है और उस मासियाफकी को हासिल करता है। यहाँ पर एजियो को एक नक्शा भी मिलता है जिस नक्शे को वो सोफिया के लिए दे देता है। अब तुम लोगों के लिए बता दूँ, सोफिया सारतोर जो है वो हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में या फिर बोलूँ पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है और यहाँ पर वो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो रखी थी कि इतने सालों पहले किसी ने इतनी सारी अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं और कुछ आर्टिफैक्ट भी जो हैं एजियो ने दिखाया था, जिनमें से एक थी मासियाफकी जो उसने सोफिया सारतोर के लिए दिखाई थी। और एजियो सोफिया के लिए किताबों के बारे में बताता है जो निकोलो पोलो ने बहुत पहले छुपाई थी। सोफिया सारतोर ये सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसे अभी इस दुनिया में बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। सोफिया सारतोर के दिमाग को देख करके और उसका जो जोश है उसे देख करके एजियो समझ जाता है कि यही वो इंसान है जो मेरी मदद कर सकती है। एजियो यहाँ पर सोफिया सारतोर के लिए वो नक्शा छोड़ जाता है और उस चाबी के बारे में और जानने के लिए निकल पड़ता है। एजियो अपने असेसियन हाइड आउट पर पहुँचता है और वहाँ जा कर के उसे पता लगता है कि उस मासियाफकी में बहुत सी यादें कैद हैं अल्टायर इब्न ला अहाद की। यहाँ पर एजियो ऑडिटोरी अल्टायर की यादों को देखता है जब अल्टायर 24 साल का था और तब मासियाफ कैसल पे टेम्पलार्स ने हमला किया था। अल्टायर यहाँ पर टेम्पलार्स की आर्मी को हरा देता है और उन्हें वहाँ से भगा देता है। एजियो ऑडिटोरी इस याद में केवल इतना ही देख पाता है और वो अमेज़ हो जाता है कि आखिर अल्टायर ने अपनी यादों को इन चाबियों में क्यों ही छुपाया होगा। एजियो वापस से जाकर के यूसुफ से मिलता है और यूसुफ एजियो ऑडिटोरी को बताता है कि यहाँ के शहजादे के ऊपर एक बहुत ही बड़ा खतरा है। कुछ लोग जो हैं उसको मारने की कोशिश करते हैं और उसे बचाने के लिए अभी यूसुफ एजियो ऑडिटोरी की मदद चाहता है। एजियो उसकी मदद करता है और शहजादे को बचा लेता है। अब ये जो शहजादा है ये अभी उस राजा के उन दोनों बेटों में से जो मैंने बताए थे ना बेटे, जिनका नाम था अहमद और सलीम, तो ये जो शहज़ादा है ना ये सलीम का बेटा है और अपने जो अंकल है उनके साथ ज़्यादा रहना पसंद करता है जिसका नाम है अहमद। अब ये चीज़ मैं तुम लोगों के लिए क्यों बता रहा हूँ तुम्हें गेम में आगे चलकर पता लगेगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये थोड़ा सा याद रखना। यहाँ पर एजियो उस शहज़ादे से, शहज़ादे सुलेमान से बात करता है और तब उसे पता लगता है कि जो शहज़ादा सुलेमान है उसे भी पता है कि यहाँ पर जो कुछ लोग हैं वो टेम्पलार्स के साथ मिले हुए हैं। इसलिए वो जो शहज़ादा है वो एजियो से कहता है एक तारिक नाम के बंदे पर नज़र रखने के लिए कि वो आखिर किससे मिलता है, क्या बातें करता है। एजियो तारिक का पीछा करता है, तब उसे पता लगता है कि वो मैनुअल पालिया लोगोस नाम के एक बंदे से मिलता है जो कि अपने पूरे ख़ानदान का अभी आखिरी सदस्य बचा हुआ था। अब यहाँ पर उसके मोटिव्स क्या हैं एजियो के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी था क्योंकि वो टेम्पलार्स के साथ मिलकर के काम कर रहा था। इसलिए एजियो यहाँ पर मैनुअल पालिया लोगोस का पीछा करता है। यहाँ पर एजियो को मैनुअल की बातें सुनकर के पता लगता है कि उसकी जो फैमिली थी बहुत पहले यहाँ पर राज करती थी, लेकिन अभी उन्हें राजगद्दी से हटा दिया गया है और अभी वो टेम्पलार्स के साथ मिलकर के अपनी राजगद्दी को वापस पाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर ये जो मैनुअल है ये कुछ गन्स को जो है टेम्पलार्स के लिए शिप भी करवा रहा था उनकी मदद करने के लिए। ये बात सुनने के बाद एजियो ऑडिटोरी वहाँ से निकल जाता है और शहजादे सुलेमान के लिए आकर के ये सारी बातें बताता है। सुलेमान कहता है कि मुझे लगता था कि ये जो मैनुअल है हमारे परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा वफादार है,
लेकिन ये धोखेबाज निकला। इसलिए जो शहजादा है वो एजियो से कह देता है कि अगर इसे मारना पड़े तो मार देना। लेकिन यहाँ पर जिससे पहले कि एजियो ऑडिटोर यहाँ मैनुअल को मारने के लिए जाता, उसके पास एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिशन था। वो था मासियाफ्की को ढूंढना। और सोफिया ने आगे आने वाली मासियाफ्कीज़ की जो लोकेशंस थी वो एजियो ऑडिटोरी को बता दी थी कि ये सारी मासियाफ्कीज़ कहाँ हैं। तो एजियो पहले उन चाबियों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। एजियो एक एक करके उन चाबियों को ढूंढता है और उनकी यादों को अनलॉक करता है। अब मैं तुम लोगों के लिए बता दूं, ये जो पार्ट था ना गेम का, ये पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। इसमें केवल अल्टायर की जो यादें हैं वो इम्पोर्टेंट थी। तो मैं पहले तुम लोगों के लिए जो अल्टायर की जितनी भी यादें थी, मतलब दूसरी, तीसरी और चौथी चाबी ढूंढने के बाद जो एजियो ने देखी थी, वो तीनों यादें मैं तुम लोगों के लिए एक साथ बता दे रहा हूँ, क्योंकि उसके बीच में एजियो की ज़िंदगी में कुछ बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक नहीं हुआ था, बहुत ज़्यादा उसने कुछ किया नहीं था। इसलिए पहले अल्टायर की कहानी सुन लो, उसके बाद एजियो पे आते हैं हम कि एजियो ने कैसे मैनुअल को मारा। लेकिन फ़िलहाल के लिए अल्टायर की कहानी पे पहुंचते हैं। एजियो उन चाबियों को रिट्रीव कर लेता है और अल्टायर की यादों में फिर से झांकता है। अल्टायर इब्न ला अहद की यादों में हम देखते हैं कि अल्टायर ने जब अपने गुरु को यानी अल-मुअल्लिम को मार दिया था। अब उसने अपने गुरु को क्यों मारा था ये जानना है तो असैसिन्स क्रीड 1 की स्टोरी देखो, क्योंकि ये बताने का था ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए ये सब कुछ देखना है तो असैसिन्स क्रीड 1 की स्टोरी वीडियो देख लो। लेकिन इधर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही अल्टायर अपने गुरु को मारता है तो वो उसकी लाश को जलाने के लिए ले जाता है, क्योंकि उसके गुरु ने जो है अपने कई सारे बॉडी डबल बना करके अल्टायर से लड़ाई की थी। और यहाँ पर अल्टायर अपने गुरु की लाश को जला करके बस ये जो है निश्चित करना चाह रहा था कि ये असली अल-मुअल्लिम है भी या नहीं। यहाँ पर क्योंकि मुसलमानों में किसी को भी जलाना बहुत ही गलत माना जाता है, इसलिए वहाँ पर अल्टायर का बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था। लेकिन वो किसी की नहीं सुनता और अपने गुरु की जो लाश होती है वहाँ पर जला देता है। लेकिन तभी उसी का जो साथी, जो अल्टायर इब्न ला अहद का साथी होता है अब्बास, उसे वहाँ पर पहाड़ी से धक्का दे देता है और कहता है कि तू आखिर ऐसा कैसे ही कर सकता है कि अपने ही गुरु को मार दे। और वहाँ पर वो एप्पल ऑफ ईडन का जो पीस है वो उठा लेता है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता। तभी अल्टायर इब्न ला अहद ऊपर जाता है और एप्पल ऑफ ईडन को फाइनली कंट्रोल करता है और अब्बास को वहाँ पे बचाता है। इसके बाद कई सालों तक अल्टायर ने ही पूरे के पूरे क्रीड को नई दिशा दिखाई थी, आज़ादी और न्याय की। इसी बीच में अल्टायर ने मारिया नाम की एक औरत से शादी भी की थी और उसके 2 बच्चे भी हुए थे, जिनका नाम था डैरीन एंड सेथ। लेकिन अल्टायर की ज़िंदगी में अब जब इतने सालों बाद कुछ अच्छा होने लगा था, तभी उनके जो मासियाफ कैसल था उसके आसपास वाली जगहों पे मंगोल जो लोग होते हैं उनके हमले का खतरा बढ़ चुका था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो अल्टायर है वो अपनी पत्नी और डैरिन जो उसका जो बेटा था उसे लेकर के उनसे निपटने के लिए निकल पड़ता है और अपने एक बेटे सैथ को अब्बास के पास छोड़ जाता है। लेकिन अल्टायर की गैर मौजूदगी में अब्बास इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और पूरे के पूरे असैसिन्स क्रीड का जो है खुद को लीडर बना देता है और अल्टायर के बेटे सैथ को मार देता है। अल्टायर और मारिया 1228 ईस्वी में वापस लौट के आते हैं और यहाँ पर वो अब्बास के सामने खड़े होने के लिए सोचते हैं। मारिया अल्टायर से कहती है कि चाहे जो हो जाए तू अब्बास को मारेगा नहीं। अल्टायर यहाँ पे गुस्सा होता है, लेकिन फाइनली वो मारिया की बात को मान लेता है और अब्बास के सामने जाते हैं वो दोनों एक साथ। वहाँ पर अल्टायर को पता लगता है कि जो अब्बास है उसने ना केवल उसके बेटे को मारा बल्कि मरते वक्त उसके बेटे से कहा था कि ये जो हो रहा है ये अल्टायर की मर्ज़ी से ही हो रहा है। मतलब उसका बेटा अभी यहाँ पर ये सोचते हुए मरा था कि उसके बाप ने उसे धोखा दिया था, उसके बाप ने उसे मरवाया है। ये बात सुन करके अल्टायर भड़क जाता है और वहाँ पर उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है एप्पल ऑफ ईडन की मदद से। लेकिन यहाँ पर मारिया अल्टायर को रोकने की कोशिश करती है। तभी अब्बास का एक जो सोल्जर है वो मारिया को पीछे से स्टैब कर देता है चाकू से। यहाँ पर अल्टायर उस सोल्जर को भी मार देता है। अब्बास कुछ ही पलों में अल्टायर का यहाँ पर ऑलमोस्ट सब कुछ उजड़ गया था। उसने अपने बेटे को भी खो दिया और अपनी पत्नी को भी। और यहाँ पर अल्टायर के सामने क्योंकि अभी कोई और ऑप्शन बचा नहीं था, इसलिए वो वहाँ से अपनी पत्नी को लाश को छोड़ करके भाग जाता है, क्योंकि उसे अपने दूसरे बेटे को कम से कम ज़िंदा देखना था, क्योंकि अभी उसके पास अपने दूसरे बेटे के अलावा कुछ नहीं बचा था।
इसलिए वो अपने बेटे के साथ उस कैसल से भाग जाता है। अब कई सालों बाद 1247 ईस्वी में अल्टायर अपने बुढ़ापे वाले दिनों में वापस लौट के आता है, जब उसने एप्पल ऑफ ईडन की सारी ताकतों को ऑलमोस्ट सारी ताकतों को मास्टर कर लिया था। और तुम लोगों के लिए बता दूं, इस वक्त पर अल्टायर की उम्र थी 81 साल। 81 साल की उम्र में अल्टायर वापस लौट के आता है, अपना नया ग्रुप खड़ा करता है और अब्बास को ठिकाने लगा देता है और वापस से असैसिन्स क्रीड को एक नई रोशनी दिखाता है। इधर हम देखते हैं कि एजियो मैनुअल पालिया लोगोस का पीछा करता है और उसे एक जगह पर पकड़ लेता है और एग्जीक्यूट कर देता है। और फाइनली 5वें नंबर की जो चाबी थी जो टेम्पलार्स के हाथ में थी, उसको भी उसके हाथों से छीन लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो मैनुअल पालिया लोगोस था, ये टेम्पलार्स का लीडर नहीं था, बल्कि कोई और ही था। वो था सुल्तान का बेटा अहमद, जी हाँ, सुलेमान का चाचा। और यहाँ पर अहमद को पता था कि वो एजियो से वो चाबियाँ नहीं निकलवा सकता, इसलिए वो एजियो को धमकी देता है कि या तो वो सारी चाबियाँ ढूंढ करके उसे दे दे, वरना वो सोफिया सारतोर को मार देगा। जी हाँ, अहमद को पता लग चुका था कि एजियो जो है सोफिया सारतोर नाम की लड़की के साथ मिलता जुलता है, उससे बातें करता है। अब यहाँ पर एजियो जो है सोफिया सारतोर को मरने देने का रिस्क नहीं ले सकता था, क्योंकि अभी वही बची थी उसकी ज़िंदगी में जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रख सकती थी, क्योंकि उसने अभी तक प्यार नाम की चीज़ को ठीक से महसूस किया ही नहीं था। जब उसने पहली बार प्यार किया था क्रिस्टीन नाम की लड़की से, तो वो उसकी बाहों में मारी गई थी। कई सालों बाद फिर से उसे किसी से मोहब्बत हुई, कैटरीना नाम की लड़की से, तो वो भी उसे छोड़ के चली गई। और यहाँ पर वो सोफिया को मरने देने का रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए वो इस्तांबुल की तरफ तेज़ी से बढ़ता है और रास्ते ही रास्ते में उस फाइनल की में छुपी हुई यादों को भी देखता है। और उन यादों में एजियो ऑडिटोरी देखता है कि अभी अल्टायर इब्न लाहाद 92 ईयर्स का हो चुका है और अभी वो अपनी लिखी हुई किताबों को निकोलो पोलो के लिए देता है और कहता है कि इन्हें इस दुनिया में अलग अलग जगहों पर छुपा दो, जिससे कि आने वाले टाइम में जो लोग हैं वो इस नॉलेज का इस्तेमाल कर सकें। और यहाँ पर अल्टायर इब्न लाहाद जो है वो 5 मासियाफ कीज़ जो हैं वो निकोलो पोलो के लिए देता है और कहता है इन्हें भी कहीं छुपा दो, हो सकता है कोई आने वाला बंदा इसका इस्तेमाल करके कुछ अच्छा कर सके। निकोलो पोलो अल्टायर से पूछता है कि आखिर वो कौन होगा, लेकिन अल्टायर को खुद को नहीं पता था कि आखिर वो कौन होगा, और वो था एजियो ऑडिटोरी द फिरेंसे। यहाँ पर एजियो सोफिया की दुकान पे आता है और वहाँ पर आकर के देखता है कि यूसुफ मारा जा चुका है। तुम लोगों के लिए बता दूं, जब एजियो इस जगह को छोड़ करके फाइनल की के पीछे गया था तो वो यूसुफ से कह के गया था कि सोफिया का ध्यान रखना। यूसुफ ने अपना वादा पूरा किया, उसने जीते जी सोफिया को कुछ नहीं होने दिया, बल्कि टेम्पलार्स उसे मार करके सोफिया को ले गए थे। यहाँ पर यूसुफ की लाश देख करके एजियो का दिमाग खराब हो जाता है और वो सभी असैसिन्स को इकट्ठा करके अहमद के ऊपर हमला करवा देता है। एजियो अहमद को पकड़ लेता है, लेकिन वो उसे मार नहीं सकता था क्योंकि उसके पास सोफिया थी। इसलिए अहमद उससे कहता है कि मुझे टावर पे मिल, उधर ही मैं तेरे लिए उस लड़की को दूंगा। यहाँ पर एजियो के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो चाबियाँ लेकर के उस टावर पे पहुँच गया। अहमद उसे सोफिया की जगह बता देता है, जो कि थी एक बहुत ही ऊंची जगह पर, जहाँ से सोफिया गिरकर मारी जा सकती थी। एजियो के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए एजियो वहाँ पर उन मासियाफ कीज़ को अहमद के लिए दे देता है और उस टावर पे चढ़ता है। तब एजियो को पता लगता है कि वो लड़की असली थी ही नहीं, उसे सोफिया के जैसे कपड़े पहना दिए गए थे बस। तभी एजियो को दूर से दिखता है कि जो असली सोफिया है उसे पेड़ पर एक जगह फांसी दी जा रही है। एजियो वहीं से अपना पैरासूट खोल करके कूद जाता है और टाइम रहते सोफिया के पास पहुंचता है और उसे उस रस्सी से आज़ाद करा देता है। लेकिन तभी उन दोनों के ऊपर हमला होता है और एजियो और सोफिया एक रथ को लेकर के अहमद के पीछे पड़ जाते हैं उन चाबियों को लेने के लिए। एजियो काफ़ी मशक्क़त के बाद उन चाबियों को अहमद से ले लेता है। इधर सुलेमान को भी पता लग चुका था कि ये जो अहमद है ये टेम्पलार्स के साथ मिलकर के काम कर रहा है, और वो ये सारी बातें अपने घर पे बता देता है, जहाँ से उसका जो बाप है सलीम, वो अहमद को मारने के लिए आ जाता है, क्योंकि उसे तो मौका ही चाहिए था बस अहमद को अपने रास्ते से हटाने का, जिससे कि वो सुल्तान बन सके। यहाँ पर सलीम आकर के अहमद को पहाड़ी से फेंक देता है और एजियो से वहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। इन सभी चाबियों को लेकर और सोफिया को लेकर एजियो ऑडिटोरी वापस से मासियाफ कैसल आता है और यहाँ पर आकर के वो उस वॉल्ट को, उस लाइब्रेरी को खोलता है जिधर अनलिमिटेड नॉलेज होने का वादा किया जा रहा था।
एजियो अंदर घुसता है और उधर देखता है कि वहाँ पर कोई भी किताबें नहीं है, कोई भी नॉलेज नहीं है, बस एक कुर्सी पे एक कंकाल है जो है अल्टायर इब्न ला अहाद का। एजियो उस कंकाल के हाथों में से लास्ट की यानी 6वीं की को हाथ में लेता है और उन यादों में देखता है कि अल्टायर ने अपने अंतिम वक्त में एप्पल ऑफ ईडन को सुरक्षित रखने के लिए खुद को इस वॉल्ट में बंद कर लिया और यहीं पर उसकी रक्षा करते हुए मारा गया। एजियो यहाँ पर एप्पल ऑफ ईडन तक पहुँचता है, लेकिन तभी वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, मुझे अपने सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं और उसे अपने उन सवालों के जवाब चाहिए थे जो असैसिन्स क्रीड 2 गेम में मिनर्वा ने एजियो के सामने खड़े किए थे। लेकिन एजियो यहाँ पे समझ जाता है कि मुझे मेरे सवालों के जवाब कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो सवाल उसके थे ही नहीं जिनका वो जवाब ढूंढ रहा था। वो सवाल थे डेजमंड माइल्स के। इसलिए एजियो डेजमंड माइल्स को आवाज़ लगाता है और कहता है कि मुझे पता है तू कहीं ना कहीं है, और डेजमंड माइल्स से कहता है कि मैंने अपना जीवन जी लिया है जितना अच्छे से मैं जी सकता था, वो भी बिना इसका उद्देश्य जाने। लेकिन मैं किसी दूर के चांद की तरफ किसी कीड़े की तरह आगे बढ़ता गया और आखिरकार मुझे यहाँ आकर के एक सच पता लगता है कि मैं केवल एक जरिया हूँ एक संदेश के लिए जो कि मेरी समझ के बाहर है। हम जो भी हैं बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम अपनी कहानियों को इस तरीके से बांट सकते हैं, सदियों तक बोले जा सकने के लिए। शायद तुम उन सभी सवालों का जवाब दे सकते हो जो मैंने पूछे हैं। शायद तुम वो हो जो इस सारे दर्द को किसी मतलब तक पहुंचा सकता है। और इतना कह कर के एजियो वहाँ से सोफिया के साथ निकल जाता है। इधर हमें पता लगता है कि जो डेजमंड माइल्स है वो भी होश में आ चुका है, और तब वो बताता है कि सब्जेक्ट 16 ने उसे बताया था कि ये जो लूसी थी यानी डेजमंड माइल्स की जो फ्रेंड थी वो ऑलरेडी टेम्पलार्स के साथ मिल गई थी, और वो डेजमंड माइल्स से बस एप्पल ऑफ ईडन जितने थे उनकी लोकेशंस ढूंढ रही थी और उन्हें एंड में ले जा कर के वो टेम्पलार्स के लिए ही देने वाली थी। इसलिए जो एप्पल ऑफ ईडन था उसने जो है डेजमंड माइल्स को काबू कर लिया और उसी के हाथों लूसी को मरवा दिया था। तो अब तुम लोगों को पता लग गया होगा कि असैसिन्स क्रीड ब्रदरहुड गेम के एंड में जो एप्पल ऑफ ईडन था उसने डेजमंड माइल्स को कंट्रोल करके लूसी को क्यों मरवाया था। इधर डेजमंड माइल्स को कुछ और यादें दिखती हैं, जिधर उसे अभी जुपिटर का जो होलोग्राम है वो दिखता है। उधर जुपिटर उसे बताता है कि सालों पहले, इंसानों से भी पहले, एक सोलार फ्लेयर जो है पृथ्वी से टकराई थी, जिसकी वजह से उनकी जो प्रजाति थी वो बिल्कुल ही सफ़ा हो गई थी और केवल 2 इंसान बचे थे जो थे एडम और ईव, जिन्होंने इंसानों की प्रजाति को आगे बढ़ाया। अब टेंशन वाली बात ये नहीं थी कि उस टाइम पे वो सारे लोग ख़त्म हो गए थे। डेजमंड माइल्स के लिए टेंशन वाली बात ये थी कि ये जो सोलार फ्लेयर थी ये 2012 में फिर से आने वाली थी। हाँ, इस गेम की टाइमलाइन जो है 2012 में ही सेट है। तुम लोगों ने काफ़ी सालों पहले, अगर ज़्यादातर लोगों तो वैसे याद होगा, 2012 में एक अफवाह उड़ी थी कि 2012 के एंड में ये दुनिया तबाह हो जाएगी। तो उसी तबाही के ऊपर इस गेम की जो है स्टोरी बनाई जा रही थी, और यहाँ पर इस गेम की स्टोरी के हिसाब से अभी 2012 में फिर से एक सोलार फ्लेयर धरती से टकराने वाली थी जिसमें सब कुछ तबाह होने वाला था। लेकिन डेजमंड माइल्स को इसे रोकना ही होगा कैसे भी करके। अब डेजमंड माइल्स इसे कैसे रोकेगा या फिर रोकने में कामयाब होगा या नहीं होगा, ये सब देखेंगे हम असैसिन्स क्रीड 3 गेम की स्टोरी में, क्योंकि अभी एजियो ऑडिटोरी अपनी ज़िंदगी के हिसाब से बहुत कुछ देख चुका है। अब उसे आराम करने देते हैं एक नई फैमिली के साथ। तो यही था असैसिन्स क्रीड रेवलेशंस गेम की स्टोरी में। इससे आगे की जो स्टोरी है वो कंटिन्यू होगी एक नए प्रोटैगनिस्ट के साथ, कॉनर कैनवे, जिधर हमें पता लगेगा कि डेजमंड माइल्स इस दुनिया को सोलार फ्लेयर से बचाने में कामयाब होता है या नहीं। लेकिन फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में था इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने अपनों का ख्याल रखना। मेरी तरफ से टाटा।